हेमंत सोरेन को 8वां समन, अरविंद केजरीवाल को 4था समन। 7 समन मिलने के बाद जब एक पत्र भी गया था तो हेमंत सोरेन ने उस पत्र का भी उत्तर देना गवारा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को भी 3 समन पहले जा चुके थे और जो रवैया अरविंद केजरीवाल का 3 समन के साथ रहा है, चौथे समन के साथ उससे कुछ अलग उनका रवैया होगा ऐसा लगता तो नहीं है। पर लगातार समन की अनदेखी करना, इतना तो इनको समझ होगी ही। हेमंत सोरेन के बारे में तो मैं बहुत श्योर नहीं हूं, पर सलाहकार तो उनके भी होंगे, वकील तो उनके भी होंगे, राह दिखाने वाले तो उनके पास भी होंगे। आखिर चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के। और अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में ही बैठते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ तो वकीलों की फौज है, उनके सलाहकारों की भी फौज है। आज ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ईडी के समन को कितने लंबे समय तक आप टाल सकते हैं और इस टालने की प्रवृत्ति के पीछे क्या है और अल्टीमेटली होना क्या है। सीधे जुड़ते हैं जाने माने अधिवक्ता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों के महीन जानकार विजय सरदाना साहब से, और इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्ते, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। विजय जी, मामला सिर्फ इतना है कि ये जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें ये लोग शीश महल से या मुख्यमंत्री निवास से, अपने बंगले से, रजाई से निकल करके जेल नहीं जाना चाहते? ये कड़ाके की सर्दियां जेल में नहीं काटना चाहते, या इसके पीछे कोई और मेंटेलिटी आपको समझ में आ रही है? सर, सबसे पहले आपके दर्शकों और आपको मेरा प्रणाम। जी बहुत स्वागत है। सर देखिए, कानून बहुत क्लियर है। अगर आप पीएमएलए एक्ट, जिसके तहत ईडी ने केजरीवाल और शायद हेमंत सोरेन साहब को बुलाया है, उसमें कानून बहुत क्लियर है कि अगर किसी मामले की जांच के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आपको सपोर्ट करना है। ये हर नागरिक से अपेक्षा है और उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मंत्री हैं, आप कुछ और हैं, तो आप के लिए ये एग्जम्पशन है। आप ना तो संविधान से ऊपर हैं और ना आप एक आम आदमी से ज्यादा कोई अधिकार रखते हैं। और जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं वो आपके निर्वाचन के बाद संविधान के हिसाब से आपको जो जिम्मेवारियां दी गई हैं वही हैं। उन जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों में जब आप शपथ लेते हैं तब आप ये कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के हिसाब से गवर्नेंस करूंगा। और भारत के संविधान के हिसाब से ही पीएमएलए का कानून बना है। और उस कानून के अंदर सेक्शन 50 ब्रैकेट में 3 साफ साफ ये कहता है कि अगर आपको किसी जानकारी के लिए बुलाया गया है तो आपको उपस्थित होना है। अब ये अगर काम नहीं होता है तो सीधी सी बात है सर कि आपने एक गैर कानूनी काम किया। कोर्ट के मतलब कानून के आदेश के हिसाब से या कानून के हिसाब से आपको जब बुलाया गया आप नहीं गए, तो आपने एक जो जस्टिस सिस्टम है, जो हम कहा जाता है भारत में कि आप जस्टिस में सपोर्ट करेंगे, तो आपने जस्टिस सिस्टम में मतलब इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट ना करके आपने इनजस्टिस का साथ दिया है। आपने न्याय प्रणाली में व्यवधान डाला है। और न्याय प्रणाली में व्यवधान कौन डाल रहा है? जिन दो लोगों का आपने नाम लिया वो है देश के अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर, जिनको एज ए रोल मॉडल जनता को एनकरेज करना चाहिए कि आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है। लेकिन जब ये खुद अपने आप कानून से भाग रहे हों और कानून को ठेंगा दिखा रहे हों तो स्थिति गंभीर हो जाती है। अब ये बात कोर्ट के सामने जाएगी।
अब कोर्ट इस बात को मानता है या नहीं मानता, लीनियंट व्यू लेता है या नहीं लेता, ये कोर्ट के ऊपर है। लेकिन मेरा निवेदन कोर्ट से यही रहेगा कि जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग सक्षम होते हैं, जिनके ऊपर जनता देखती है एज ए रोल मॉडल, एज ए लीडर, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनको आम आदमी से दुगनी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को ये मैसेज जाए कि देखिए, जब चीफ मिनिस्टर को भी कानून नहीं छोड़ता और दुगनी सजा देता है, तो आप तो इस देश के आम नागरिक हैं, आपको तो संविधान के हिसाब से चलना ही होगा, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और अब तो जो बिल्किस बानो का केस आया है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया है कि सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। आप कानून बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें भी कानून तोड़ दें। तो यहां तो एक इंडिविजुअल एज ए चीफ मिनिस्टर है। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर देश में रूल ऑफ लॉ रहना है, तो हमें फिर ये शक्ल देख के टीका करने की जो प्रक्रिया है हिंदुस्तान में, मुझे लगता है इस पे रोक लगनी चाहिए। और इसमें ईडी खुद गुनहगार है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड ऐसा कायम कर दिया। पहले सोरेन को 8 आपने ईडी समन भेजे और वो नहीं आया और आप तमाशबीन की तरह देखते रहे। इससे तो ये लगता है कि ईडी की इच्छा ही नहीं है, एक गलत मैसेज है। अदरवाइज एक मैसेज में दिक्कत हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, चौथे में तो आपको पकड़ के ले आना चाहिए था। 8 बार माफी कौन देता है सर? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे कभी कभी ईडी की मंशा का शक इसलिए होता है कि ईडी हिंदुस्तान के कानून को अक्षर से लागू करवाना ही नहीं चाहती और अपना भी मजाक उड़ा रही है, इस देश की संवैधानिक परंपराओं का भी मजाक उड़ा रही है। और इस देश में जो लोग बैठे हैं, जिनके अंडर ईडी काम कर रहा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें राजनीति देख रहे हैं। वो राजनीति को कानून से ऊपर देख रहे हैं, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण। तो मुझे लगता है कि एक गलत परंपरा शुरू हो रही है इस देश में कि आप ईडी का सम्मन भेजें और फिर ईडी मुंह देखता रहे, आप जानकारी, आप मतलब इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट ना करें। फिर अब दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि साहब 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे हैं, सरकार क्या कर रही है? जो लोग सरकार में बैठे हैं वही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, और जिस डिपार्टमेंट के कानून का मजाक उड़ रहा है वो भी मुंह देख रहा है। तो ये हास्यास्पद स्थिति के लिए जिसको इशू कानून मतलब समन इशू किया गया वो और जिस एजेंसी ने किया, वो दोनों ही इस देश में अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार, मेरा ये मानना। विजय जी, ये खबर है, इसमें कहा गया है ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी के बीच पत्र का जवाब देने को कहा है। ईडी की ओर से पत्र देने और 16 से 20 जनवरी के बीच हाजिर होने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने अपने पत्र में कहा कि या तो वो ईडी के सामने पेश हों, नहीं तो ईडी को खुद आना पड़ेगा। ईडी के इस पत्र को हेमंत सोरेन के खिलाफ 8वां समन माना जा रहा है और इस पत्र में यह भी कहा गया है कि 7 समन मिलने के बाद भी आप क्यों पेश नहीं हुए हैं, इसका जवाब दीजिए। तो ईडी के पत्र की भाषा थोड़ी सी अलग है इस बार। देखिए, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसा मैं पहले कह रहा हूं सर, कानून में भाषा बहुत सीधी है कि आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए, और अगर आप नहीं आ रहे हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन को, यू कैन सेंड योर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एज डायरेक्टेड। ये वर्ड उसमें बहुत स्पेसिफिक है, एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा निर्देशित किया जाता है वैसे काम करना। अगर आपको बुलाया तो आप आइए, और अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है आप या आपका प्रतिनिधि खुद आए, डॉक्यूमेंट भेजें, चिट्ठी लिखें, जो भी आपको निर्देशित किया जाता है वो आपको फॉलो करना होगा। अगर ईडी को 8वें सम्मन के समय या 7 सम्मन जाने के बाद ये बात याद आ रही है, तो ये दूसरे में क्यों नहीं याद आई?
सवाल अब ईडी के ऊपर भी आना चाहिए ना सर। ठीक है, आप संवैधानिक संस्था हैं, आपको देश के कानून ने एक अधिकार दिए हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो ईडी का रोल है वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। ईडी के ऊपर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, एफएटीएफ की निगरानी है। ईडी भारत के राजनीतिज्ञों ने कोई खुशी से नहीं बनाया है सर। अगर आप पीएमएलए का कानून अगर आप हटा देते हैं, भारत एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ये हमने खुशी से काम नहीं किया है। हमारे राजनीतिज्ञ तो 47 से लेकर 92 तक कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। 2002 में तो ये कानून बनाया। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि हम लोग जब तक मजबूरी नहीं होती तब तक हम सुधरते नहीं। हम आज 75 साल की बात कर रहे हैं, 70 करीब 50 साल तक तो हमने कानून बनाया ही नहीं। 55 साल तक क्या उससे पहले ब्लैक मनी या मतलब स्विस बैंक अकाउंट नहीं खोले गए थे? हर राजनीतिज्ञ का नाम उसमें है, हर पार्टी के लीडर का नाम उसमें है। तो 2002 में ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि आप ब्लैक मनी और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएंगे। ये भारत से अंतरराष्ट्रीय संस्था की एक्सपेक्टेशन है, और इसीलिए भारत के ऊपर भी पूरी दुनिया की निगरानी है कि आप अपने पीएमएलए कानून में 2 नंबर का जो काम होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, टेरर फंडिंग होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। ये भारत सरकार या पार्लियामेंट का ऑडिट या डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट या सीएजी के ऑडिट का कोई औचित्य ही नहीं है इसमें, क्योंकि इस पे अंतरराष्ट्रीय संस्था की निगरानी है। और अगर भारत का पीएमएलए एक्ट और ईडी ढंग से काम नहीं करता तो भारत की स्टेक खतरे पे है। अनफॉर्चुनेटली ईडी को जो काम दूसरे सम्मन के बाद कर देना चाहिए था, वो 7वें सम्मन के बाद कर रहे हैं। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हिंदुस्तान में पीएमएलए कानून का मजाक बनाने का अधिकार ईडी को किसने दिया? ईडी से भी सवाल होने चाहिए। तो सवाल अब यह है कि क्या ईडी खुद ही अपने कानून का मजाक बना रहा है? और जहां तक बात है सोरेन साहब की कि उनको चिट्ठी दी गई है, वो तो ठीक है, चिट्ठी वकील ड्राफ्ट कर देंगे, भेज देंगे, उनको क्या करना है। जैसे पिछली चिट्ठी केजरीवाल की अगर आप पढ़ें, 5 पेज की जो चिट्ठी है वो लीगल ड्राफ्टिंग है, कोई भी लॉयर ड्राफ्ट कर देगा, क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल है, जो लैंग्वेज है, वो केजरीवाल की तो हो ही नहीं सकती। तो सीधी सी बात है सर कि इस काम के लिए, चिट्ठी को बनाने के लिए तो वकील बैठे हैं ना सर। वकीलों का काम क्या है? हम भी बहुत चिट्ठियां बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए। जब सबमिशन होता है तो क्लाइंट थोड़ी ड्राफ्ट करता है, हम ही करते हैं। तो उसका काम, वो तो वकीलों का काम है अपने क्लाइंट के हित में काम करना। लेकिन पीएमएलए एक्ट के जो एनफोर्समेंट करने के लिए जो ईडी बैठी है, वो क्या कर रही है? क्या उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि 7 सम्मन तक इंतजार करेंगे, 8 तक इंतजार करेंगे? किसके आदेश पे इंतजार कर रहे हैं? देश के कानून का मखौल बनाने का, मजाक बनाने का अधिकार ईडी को किसने दिया? सवाल ये है। देखिए, चोर तो भागेगा सर, चोर तो कहेगा सर मैं तो गुनाहगार हूं ही नहीं। कोई चोर जाके सरेंडर नहीं करेगा। केजरीवाल साहब चौथे सम्मन में भी सरेंडर नहीं करने वाले हैं, आप ये देख लीजिएगा। तो फिर ये पूरी जिम्मेवारी है किसकी? ईडी ये कह रहा है कि हम आपको आके मिलेंगे, तो यार 3 महीने पहले, 6 महीने पहले मिल लेते ना। एहसान कर रहे हो कि आप जाके मिल रहे हो? तो ये तो आपका काम है। अगर कोई अपराधी आपके बुलाने पे नहीं आ रहा है तो आप उसके जाइए या पकड़ के बुलवाइए, ये तो कानूनी अधिकार है आपको। तो सवाल मेरे को अब सोरेन साहब और केजरीवाल से ज्यादा नहीं पूछने, मेरे को तो अब ईडी से सवाल पूछने। आप क्या कर रहे थे? क्या पावरलेस थे? किस बात का मजाक हो रहा था इस देश में? इसका मतलब आप ही सीरियस नहीं है। ये इनडिसिप्लिन ईडी में क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? आज मुद्दा इस बात का है सर। विजय जी, आप बहुत गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी किसी प्रेशर में है या कहीं से कुछ इंडिकेशन का इंतजार कर रही है? जो उसका काम है वो क्यों नहीं उसको अंजाम दे रही है? देखिए, केजरीवाल साहब और सोरेन साहब ये कहते हैं कि ईडी का रूलिंग पार्टी मिसयूज कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि रूलिंग पार्टी ईडी को अकाउंटेबल क्यों नहीं बना रही है कि अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी?
दोनों ही बातें ईडी के ऊपर हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ईडी पॉलिटिकल हो गई है, ईडी पॉलिटिशियंस को तंग कर रही है, खासकर ऑपोजिशन को तंग कर रही है, आपका आरोप लगाना उचित है, क्योंकि आप गुनहगार हैं। हर आरोपी यही बोलता है, साहब मैंने नहीं किया, सामने वाले ने किया, या मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। आज तक किसी पॉलिटिशियन ने बोला, जब उस पर रेड हुई कि साहब मैं, हाँ ये चोरी मैंने की थी और ये 2 नंबर का काम मैंने किया था, मैंने तो आज तक किसी का स्टेटमेंट नहीं सुना। 75 साल में हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियन दूध के धुले हैं, इन्होंने आज तक कोई गबन नहीं किया। ये तो हम सब जानते हैं, देश के नागरिक, कि हमारे राजनेता जो कहीं कोई फुटपाथ पे था, कोई दुकानदार था, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, कोई टीचर था, कोई मास्टर था, और आज सब अरबों के मालिक हैं। कोई गाय चराता था। तो ये तो बड़ी मेहनत करके इन्होंने इनोवेशंस किए, एंटरप्रेन्योरशिप करी, वीसी फंड लाए, मार्केट में लिस्टिंग करी और करोड़पति बने। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही बताना चाहिए ना। लेकिन इनके पास संपदा आई कहां से? ऐसे क्या सोर्स ऑफ इनकम थे? क्या जनता नहीं जानती है? तो सवाल ये नहीं है कि साहब ये अपोजिशन पार्टी है इसलिए तंग किया जा रहा है। मेरा सवाल तो दोबारा वही है कि हाँ, ईडी पॉलिटिकल हो गई है, क्योंकि अगर ईडी के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी कोऑपरेट नहीं करता, जाके उसको पकड़ के लाइए और पूछताछ करके कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए, बेगुनाह है तो छोड़ दीजिए, गुनाहगार है तो उसको कोर्ट तक ले जाइए, कोर्ट जो सजा देगा वो मान्य होगी। उनके पास भी वकील है, ईडी के पास भी वकील है, अपने तथ्य रखिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कानून का कोई आदमी मजाक उड़ा रहा हो और ईडी मुंह तमाशा बन के बैठी रहे, इसकी जवाबदेही किसकी है? और जिसको भी ईडी रिपोर्ट कर रही है, उन मंत्री महोदय से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ईडी से क्यों नहीं पूछा कि आप कानून का मजाक क्यों उड़वा रहे हो? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि ईडी कानून का मजाक उड़वा रही है? तो सवाल इस बात का है, केजरीवाल गुनाहगार है या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है या नहीं है, ये काम कोर्ट का है। ना केजरीवाल का सर्टिफिकेट चलेगा, ना ईडी का। ईडी अपने तथ्य रखेगी, केजरीवाल अपनी बात रखेगी। फिर कोर्ट को देखना है कि कौन कितना ईमानदार है। हमें दोनों के ही सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो बात बहुत सिंपल है सर, कि अगर आज ये जो तमाशा हो रहा है, इसमें ईडी खुद जिम्मेवार है इस देश के कानून का मजाक उड़वाने के लिए। और जो मंत्रालय इसके इंचार्ज हैं, उनके मंत्रियों को भी सोचना होगा कि उन्होंने इतनी छूट ईडी को क्यों दे दी कि वो देश के कानून का मजाक बना दे। इससे तो ये लगता है कि सरकारी सिस्टम खुद ही जब कानून की इज्जत नहीं करेगा, तो आप आम आदमी से क्या उम्मीद करते हो? तभी तो सड़क पे सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला खुल के बोलता है कि साहब हम 5 रुपए ज्यादा मांग लेते हैं तो आप हमारे ऊपर चढ़ जाते हो। देश को लूटने वाले संसद में बैठे हैं, या चुनाव लड़ते हैं, या पावरफुल पोजीशंस बैठे हैं, आप उनके लिए तो कुछ नहीं उखाड़ पाते। देश का आम आदमी तो यही सोचता है ना सर। तो इस स्थिति को कौन बदलेगा? कौन जिम्मेदार है? इस देश में गलत परंपराएं शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देश को सोचना होगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं। और सरकार की ये मंशा हो या ना हो, पर मैसेज तो गलत जा रहा है। और अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत अपने पावर्स का, अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर रही है, हिचक रही है, ढील दे रही है, कुछ भी कह लीजिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनको दौड़ाते रहो, गिरफ्तार मत करो, इन पर पब्लिक को सवाल उठाने दो या पब्लिक में इनकी छवि और खराब होने दो। कहीं इस नीति में तो नहीं फंस गई है मोदी सरकार? सर दोनों इंपॉर्टेंट चीजें कही आपने। पहला, अगर हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को चुनाव लड़ना है और ईडी उनको तंग कर रही है, तो केजरीवाल साहब भाग क्यों रहे हैं? 2 महीने पहले जाते, जब पहला सम्मन आया था कि मैं यहां हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। जब मैंने कोई गलती नहीं करी है तो कोई एविडेंस होगा नहीं। और कोर्ट से ये निवेदन करते, देखिए चुनाव आने वाले हैं, मुझे डे टू डे मैं कोर्ट नहीं आ सकता हूं, आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बेंच लगा लीजिए, रोज सुबह शाम हियरिंग करिए, मैं तैयार हूं। 7 दिन में इस केस को खत्म करिए, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं।
मैं 7 दिन सुबह शाम आपके सामने बैठूंगा, आपको जितने सवाल करने हैं कर लीजिए, डे टू डे हियरिंग करिए, और उसके बाद मुझे आप चुनाव तक छोड़ दीजिए, और फिर आपको जो इंक्वायरी करनी है वो चुनाव के बाद। केजरीवाल साहब ये भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? आपको चुनाव के लिए कोई नहीं होता, जनता में आपकी इमेज अच्छी हो जाती कि देखिए आप बेईमान नहीं है, आप खुल के कोर्ट के सामने आए, अगर ईडी के पास सबूत नहीं है तो गलती ईडी की है ना, मैं तो कॉपरेट करने को तैयार हूं। अगर साल भर में 2 साल में अगर ईडी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई तो गलती किसकी है? तो मुझे लगता है सर कि केजरीवाल साहब अगर वास्तव में अपनी इमेज बचाना चाहते हैं और दूध के धुले हैं और कट्टर ईमानदारी का जो वो सर्टिफिकेट खुद अपने आप को देते हैं, तो चले जाए ना कोर्ट और बोले सीधा कि सर ईडी को बोलिए कि मैं सुबह शाम इंक्वायरी के साथ में बैठने को तैयार हूं, एविडेंस लेके आए और कोर्ट के सामने रखें, इस बहस को लंबा नहीं करें। मैं चीफ जस्टिस से निवेदन करूंगा कि एक स्पेशल बेंच बना दें, 7 दिन में जो भी आपको चाहिए, जब भी चाहिए, मैं तैयार हूं। और उसके बाद आप पहले सारे मेरे सवालों के जवाब ले लीजिए, एविडेंस दिखा दीजिए, मेरे जवाब ले लीजिए, उसके बाद फिर मुझे तंग मत करिए, मैं चुनाव में बिजी रहूंगा 3 महीने। फिर जब आपको मेरे से बात करनी होगी आप मुझे फोन पे बात करिएगा, मुझे बुलाइएगा मत, और एडवांस नोटिस दीजिएगा कि कितने बजे हम वीडियो कॉल पे या वैसे भी, क्योंकि आज की तारीख में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परमिटेड है कानूनी दृष्टि से भी, और जो नया कानून आया उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिड माने जा रहे हैं, कहीं कोई एतराज नहीं है डॉक्यूमेंट में, चाहे वो वीडियो है, वो फोटो हो या आपकी डिजिटल फाइल्स हो, ये सब अलाउड है। तो वो जो बहस होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो वैलिड है, तो मैं कहीं पे भी रहूंगा, मैं 15 मिनट आधा घंटा आपके सवालों के जवाब दे दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं कैंपेनिंग छोड़ के मैं अपने घर में बैठा रहूं, आपका इंतजार करता रहूं, या मैं ईडी के चक्कर काटता रहूं हर तारीख को 11 बजे, ऐसे नहीं होगा। तो अगर आप फोर्थराइट हैं, ईमानदार हैं, आप खुल के अपनी बात रखिए, और मुझे लगता है देश की जनता फिर केजरीवाल के साथ खड़ी हो जाएगी कि भाई एक आदमी ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, कोऑपरेट कर रहा है, ईडी क्यों भाग रही है? और अगर केजरीवाल साहब ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खुद भागने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है कानून को फेस करने की, और फिर जो अदालतें और जो ईडी फैसला करेगी वो जनता देखेगी। इनके 2 बहुत ही करीबी यानी इनके उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में हैं शराब घोटाले के मामले में ही, जमानत नहीं मिल रही है। संजय सिंह भी पिछले 3 महीने से 3.5 महीने से जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो जो बात आप कह रहे थे वो तो मुझे लगता है कि सत्य प्रतीत नहीं हो रही है। मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल को अच्छे तरीके से पता है कि जब उनसे पूछताछ होगी तो जो दस्तावेज ईडी के पास हैं और जो प्रश्न उनके पास हैं उनके जवाब शायद इनके पास नहीं हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी होगी और ये अंदर जाएंगे। ये इनके लिए कष्टपूर्ण होगा। अगर इनको ये आशंका ना होती विजय जी, तो ये दिल्ली में जो पाखंड किया गया था घर घर जाकर के ये पूछने का कि साहब अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या वो जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहें, वो ना करते ये लोग, और एक माहौल ना बनाते दिल्ली में कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। सर देखिए, केजरीवाल को पता है कि अगर वो ईडी गए तो अरेस्ट होंगे, उनके वकीलों ने साफ बता दिया उनको, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, देखिए कांड तो एक ही है, भारत का कानून क्या बोलता है, अगर एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और उसका आउटपुट एक क्राइम है तो जितने कॉन्स्पिरेटर्स हैं सब इक्वली भागीदारी होंगे उसमें। ये नहीं है कि सर जिसने चक्कू चलाया उसको ज्यादा सजा और जिसने उसको चिल्ला के एनकरेज किया उसको कम, और जो उसको ढोके लाया गाड़ी में उसको उससे भी कम। ऐसा नहीं है कानून में। कानून में यह है कि अगर 5 लोगों ने मिलकर मर्डर किया है तो 5 के ऊपर सेम धारा लगेगी, क्योंकि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर एक क्राइम बैठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उनको रियायत नहीं दी है, तो मनीष सिसोदिया तो केजरीवाल के अंडर थे मंत्री, और दिल्ली का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल तो बहुत साफ कहता है कि चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर कुछ नहीं होगा।
ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993, अगर उसका क्लॉज 8 और 9 आप पढ़ लें तो बहुत क्लियर है कि केजरीवाल की परमिशन के बगैर यह घोटाला नहीं हो सकता था, क्योंकि केजरीवाल को मनीष सिसोदिया के जजमेंट को ओवररूल करने का अधिकार है एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात को टालने का अधिकार मनीष सिसोदिया को नहीं है। यह कानून बहुत क्लियर है। अब सवाल इस बात का है कि अगर केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मानते हैं तो इस घोटाले में उसके जो, अगर मैं ये कहूं कि मास्टरमाइंड कहें या उनके जो सरगना कहें या उसके जो चीफ आर्किटेक्ट कहें, वो केजरीवाल ही माने जाएंगे एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि कानून यही बोलता है कि सीएम के बगैर काम नहीं हो सकता। या तो केजरीवाल साहब कोर्ट में जाके कह दें कि साहब मैं सीएम था ही नहीं उस तारीख को, तब तो बात अलग है। और अगर आप सीएम थे, आप कागज साइन करें या ना करें, तो आप जिम्मेवार हैं। या फिर केजरीवाल ये बोले कि साहब मनीष सिसोदिया ने मेरे को धोखे में रखा, तो अगर आपको धोखे में रखा और जब आपको पता लगा तो आपने मनीष सिसोदिया को सैक क्यों नहीं किया, तो दूसरा सवाल आएगा। इसका मतलब यू आर हैंड इन ग्लव, इस कांड में आपकी मिलीभगत है, तो उससे तो ये बच नहीं सकते। तो इसीलिए ये ईडी से भाग रहे हैं। तो ये बात तो हमें बहुत क्लियर है। अब रही बात कि अपने आप को बचाव का तरीका है, इनका एक ही एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि ईडी आए, इनको अरेस्ट करके ले जाए, इनके फोटो अरेस्ट होते हुए जनता के बीच में जाएं ताकि इनको सिंपैथी मिले। इनके लिए कानून से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि भैया मैं ना जाऊं, ईडी आए और मुझे घसीट के ले जाए और बाद में ये जनता के बीच में जाके कहें देखिए आपके चुने हुए कट्टर ईमानदार मंत्री को ईडी घसीट के लेके चली गई। तो क्या चीफ मिनिस्टर के साथ, एक कट्टर ईमानदार के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? इनका पूरा एजेंडा वही है कि आप एक रेस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चीफ मिनिस्टर को आप घसीट के ले गए, तो अपोजिशन को भी ये मौका मिलेगा, मीडिया को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, तो ये बवाल दूसरा हो जाएगा। इनका पूरा एजेंडा यही है कि किसी तरह से मीडिया में इस बात को उछाला जाए कि ईडी आई थी और घसीट के ले गई। तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, ईडी को मैं कहूंगा आप मिडनाइट ऑपरेशन करिए ना, किसने रोका? विजय जी, 16 अप्रैल को इनसे पूछताछ की थी सीबीआई ने, करीब 8.5-9 घंटे। इसके बाद ईडी का समन आता है इनके पास 2 नवंबर के लिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए नहीं जाते हैं। 18 दिसंबर को दूसरा समन आता है। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा, ये विपश्यना के लिए चले जाते हैं। तीसरा आता है, उसकी भी अनदेखी कर देते हैं। अब चौथा आया है 18 जनवरी के लिए। अगर अब भी नहीं जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। ये तो ईडी अपने आप को जोकर बना रही है। नहीं जाएंगे ही, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने आपको क्या बोला सर, कि ये चाहते हैं कि ईडी इनके घर आए और इनको घसीट के ले जाए। उससे जो फोटोज मिलेंगी, उससे जो विजुअल्स मिलेंगे, उसका पॉलिटिकल वैल्यू है। और शायद ईडी को यही कहा गया होगा कि भैया आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि पॉलिटिकल सिंपैथी इसके पास चली जाएगी। मेरे को लगता है एक तो तरीका ये है। अदरवाइज इनके वकीलों ने तो साफ बोल दिया सर कि भाई आप अगर गए तो आपको ये छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए मैसेज इज वेरी क्लियर, ये चौथे समन में भी नहीं जाएंगे। शिव सोरेन का आपने देख लिया ना, मतलब हेमंत सोरेन का 8वें समन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या रोल मॉडल नहीं है? अब कल को इनके वकील बोलेंगे जी देखिए 8 समन में उनको इन्होंने कुछ नहीं किया, हमें चौथे में पकड़ के ले गए। तो रॉन्ग प्रेसिडेंस किसने शुरू किए? ईडी ने। तो जितना ईडी डिले करेगी उतना अपने आप को कानून की नजरों में और अदालत की नजरों में ईडी अपने आप को कमजोर करेगी,
क्योंकि ईडी कानून तो यही बोलेगा, जब आप एक चीफ मिनिस्टर को 8 समन भेजते हैं तो इनके 8 भेजते, इनके लिए भी पेशेंस रखते। उनके वकील तो यही बोलेंगे कि सर ये चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, सब कुछ है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको चुनाव भी लड़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, 50 काम करना है। तो बात बहुत सिंपल है। तो इनके पास तो देखो, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है सर जहां रोज कोई ना कोई त्योहार है। कभी आप कहोगे जी मेरा मंगलवार का व्रत है, कभी बोलोगे जी मैं मौन व्रत कर रहा हूं, कभी आप बोलोगे आज 26 जनवरी है, फिर आप बोलोगे बजट है, फिर आप बोलोगे चुनाव है, फिर चुनाव के बाद फिर सब सीटों का बंटवारा है, मेरे को कोalition करना है, फिर उसके बाद फिर दोबारा बजट है, फिर राज्यसभा के चुनाव है, फिर हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं सर, हर साल 4-5 राज्यों में चुनाव होने ही होने हैं, तो 12 महीने बाहर ही रहेंगे ना, कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहेगी। तो इसीलिए किसी भी राजनेता को कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर यही जस्टिफिकेशन देते रहेंगे तो सर व्यापारियों को जेल में आपने क्यों डाल दिया? उनको तो बेचारों को डे टू डे बिजनेस संभालना है, चेकबुक पे साइन करने हैं, कच्चा माल आएगा, फैक्ट्री चलानी है, पक्का माल भेजना है। अगर ये बोले कि साहब अगर मैं जेल चला गया तो फैक्ट्री कौन संभालेगा, बिजनेस कौन संभालेगा, तो आप हमें तो बाहर ही छोड़िए, क्योंकि हम तो देश में टैक्स भी दे रहे हैं, जीडीपी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। केजरीवाल से ज्यादा काम हम कर रहे हैं, हम अपना पैसा लगा के देश को टैक्स दे रहे हैं, केजरीवाल तो उस टैक्स के पैसे पे मजे कर रहे हैं। आप इनको तो राहत दे देते हो और व्यापारियों को उठा के जेल में डाल देते हो, ये कौन सा तरीका है? तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हैं, इसमें ईडी जिम्मेवार है। ईडी को सोचना पड़ेगा कि कैसे काम करना, नहीं तो ईडी की इमेज अपने आप खत्म होती जाएगी। अरविंद केजरीवाल तो शनिवार को पहुंच गए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। वहां राहुल गांधी भी थे, इनके साथ राघव चड्ढा और कुछ दूसरे लोग थे। और पता लगा कि बुके लेकर के गए, उनको पुष्प गुच्छ भेंट किए। और इसके बाद पंजाब और हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली, गुजरात और गोवा, इन 5 राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर के उनकी करीब 1-1.25 घंटा बातचीत हुई। तो वो तो अपने चुनावी दौरों में और चुनावी तालमेल में व्यस्त हैं। एक तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस को विदा किया और पंजाब से भी विदा किया, उन्हीं केजरीवाल का वो स्वागत भी कर रहे हैं, वार्ता भी कर रहे हैं, सीट शेयरिंग भी कर रहे हैं। ये मोदी का खौफ है या कोई और मजबूरी है? सर ये क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है। देखिए वक्त के हिसाब से हर आदमी अपने अपने, देखिए राजनीति में अक्सर बोलते हैं ना कि राजनीति में सिर्फ एडवर्सरीज होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता। मुझे जब आपके कंधे पे या सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना होगा, मैं आपके सिर पे और कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ूंगा। ये राजनीति का फंडामेंटल रूल है। और जब मुझे आपके पैर पड़ने होंगे अपने स्वार्थ के लिए, मैं पैर भी पड़ लूंगा। इसी को तो राजनीति बोलते हैं कि भाई जहां जैसी परिस्थिति हो अपने स्वार्थ को आगे रख के सब काम करते रहो। यहां पे कोई दीन ईमान की बात थोड़ी हो रही है सर। हम कौन सा वो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स, यहां बात हो रही है पॉलिटिक्स ऑफ पावर। अगर कोई प्रिंसिपल होते तो मैं, आप जो कह रहे हैं मैं उसके बारे में विचार करता, यहां तो मतलब ही नहीं है ना सर। तो जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसका तो भारत की राजनीति में कोई औचित्य है ही नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल ये सिर्फ थ्योरी तक ठीक है कि भाई देयर कैन बी पॉलिटिकल पार्टी दिस दैट, ये सब आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को वो एग्जाम पास करने तक के लिए ठीक है, ये थ्योरी है। जो प्रैक्टिकल है पॉलिटिकल साइंस का वो है पॉलिटिक्स ऑफ पावर। और पावर के लिए साम दाम दंड भेद जो नीति अपनानी हो, वहां पे कोई मॉरलिटी नहीं है सर, वहां कोई एथिक्स नहीं है, वहां कोई कुछ भी ऐसा रेस्पेक्टेबल नहीं है जिसको आप कहेंगे कि ये हम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए।
सत्ता के लिए लोग जो राजनीति में आते हैं, आपको क्या लगता है वो सोशल सर्विस करने आते हैं? सोशल सर्विस करने के बहुत तरीके हैं। आप अपने मोहल्ले में जाके किसी हॉस्पिटल में, अनाथ आश्रम में, स्कूल में आप जो चाहे काम करिए, कोई रोक रहा है देश का कानून? कोई नहीं रोक रहा। हजारों फिलेंथ्रोपिस्ट जो बिजनेस करते हैं वो भी तो सोशल सर्विस करते हैं, वो भी तो अपनी जेब से पैसा लगा के जनसेवा कर रहे हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बिजनेसमैन लगा रहे हैं समाज सेवा में, तो क्या वो फिलेंथ्रोपी नहीं है? वो पॉलिटिशियनों से ज्यादा है? तो पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पावर हंग्री गेम। सत्ता के लिए जो करना पड़े वो सब सही है। अब आप बोलेंगे कि साहब केजरीवाल ने कांग्रेस को ही धक्का मार के कुर्सी पे आए। बिल्कुल, उस समय आप कमजोर थे, मैं मजबूत था, मैंने आपको धक्का मारा, मैं कुर्सी पे आ गया। अब आपको लगता है कि ना मैं अकेले चल पाऊंगा ना आप अकेले चल पाओगे, अगर हमको अब मिलना है तो मिल लेते। पर उनके ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है सर। ये आम आदमी, आपके और हमारे जैसे लोग ना अननेसेसरी बहस में उलझे रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये हम लोग परेशान हैं इन बातों को लेके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उनको इस देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश करनी है और पावर पे इसलिए रहना है ताकि टैक्स पेयर का जो फंड है वो उनके कंट्रोल में रहे। इसीलिए तो कोई भी पॉलिटिशियन उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता जिसके पास बजट सबसे कम हो। केजरीवाल साहब दिल्ली में क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है क्योंकि यहां पे आपने उनको पावर नहीं दी, पुलिस नहीं दी, लैंड नहीं दी। भाई पुलिस होती तो मैं जिसको चाह के उठवा लेता, मेरी दादागिरी चलती। लैंड होती तो मेरे को पता है कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, सारे अप्रूवल मैं ही देता। फिर तो जो भी बिल्डर मेरे पास आता उसको कहता पहले पार्टी फंड में पैसा जमा कराओ फिर साइन करवा लेना। ये तो बहुत आसान है। तो पावर का यूज तो सेल्फ गेन के लिए ही होता है। पहले राजा महाराजा करते थे, आजकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी वही करते हैं, उसमें नई बात क्या है सर? कौन सा पॉलिटिशियन या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जेब से पैसा लगा के काम करती है सर? एक चीज बता दो, पार्टी भी चंदा इकट्ठा करती है, वो भी जनता का। सत्ता में आने के बाद जनता के टैक्स पेयर के पैसे को अपने लिए दोहन करती है, नहीं तो शीश महल की क्या जरूरत थी? आप 2 फ्लैट ले लेते, 3 फ्लैट ले लेते, एक में ऑफिस बना लेते, एक में बेडरूम बना लेते, एक में ड्राइंग रूम बना लेते, क्या प्रॉब्लम थी? वो भी हो सकता था ना। लेकिन नहीं, शीश महल चाहिए। और जब शीश महल से पहले किस घर में रहते थे? क्या वहां रह नहीं रहे थे? उनको प्रॉब्लम्स थी? नहीं, वहां रह रहे थे क्योंकि वो अपनी औकात उतनी थी। अब जनता का पैसा मिला है तो शीश महल क्यों नहीं बनवाए? ये तो सर उसूल बहुत सिंपल है। इन चीजों में मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को ज्यादा सोचना चाहिए। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप इन पॉलिटिकल सिस्टम से काम कैसे लें, इन पे दबाव कैसे बढ़ाएं। जनता को ये सोचना होगा। और इनकी हमेशा नियत ये रहेगी कि जनता को आपस में कैसे लड़ाएं ताकि इनके ऊपर दबाव ना आए। इनका गेम बहुत क्लियर है कि जनता को आपस में लड़ाओ ताकि मेरे पे दबाव नहीं आए। और जनता मूर्खों की तरह आपस में लड़ती रहती है और ये दूर बैठ के तमाशा देखते हैं। जब तक जनता इन पे दबाव नहीं बढ़ाएगी तो यही चलेगा, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो जहां बैठा है। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत गहन चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।